हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं 12th क्लास के लिए बायो का जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चल रहा था चैप्टर, उसी का अगला पार्ट लेके आया हूँ। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के मैंने 2 वीडियो आपको सेंड किए हैं। पहले में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये मैंने आपको पहले वीडियो में उनका स्ट्रक्चर वगैरह सब बना के भेजा था, काफ़ी डिटेल में समझाया था। सेकेंड वाले में गैमेटोजेनेसिस, गैमिट्स का फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, इसका पूरा डिटेल में समझाया था। आज मैं आप लोगों के लिए इस चैप्टर का 3rd वीडियो है और इसमें अब उससे थोड़ा आगे का पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन जो टॉपिक उसमें अगला है, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, ये हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो, गैमिट्स के बनने के बाद मेल गैमिट्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बनते हैं, फीमेल गैमिट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बनते हैं। लेकिन ये दोनों गैमिट्स आपस में मिलेंगे कैसे? तो इसके लिए ह्यूमन बीइंग में जो प्रोसेस है उसको कॉपुलेशन कहा जाता है। कॉपुलेशन या एक और शब्द है क्वाइटस, क्वाइटस या कॉपुलेशन। इस प्रोसेस के थ्रू स्पर्म्स वेजाइना में पहुंचा दिए जाते हैं। वहाँ से वो वेजाइना से सर्विक्स होके यूटेरस में ट्रांसफ़र होते हैं। यूटेरस के बाद फिर वो फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं। अब फैलोपियन ट्यूब में ही, अगर आपको फैलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर याद होगा तो सबसे ऊपर इस्थमस, फिर एम्पुला, ये 2 रीजन हैं। तो एम्पुलरी इस्थमिक जो रीजन है, जहाँ एम्पुला और इस्थमस का जोड़ है फैलोपियन ट्यूब में, वो जो जंक्शन है उसी जगह फर्टिलाइजेशन ओवम का होता है। ओवरी से ओव्यूलेशन के बाद वो ओवम ओविडक्ट में या फैलोपियन ट्यूब में आगे निकलता है। जैसे जैसे आगे बढ़ता है इधर से स्पर्म भी आ जाता है। तो ओविडक्ट के अंदर एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पर स्पर्म्स और ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है। साइट या जगह आपको मालूम पड़ गई। अब उसके बाद फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट, ये फर्टिलाइजेशन है। तो फर्टिलाइजेशन में सीधा उसका वो है, डेफिनेशन है, फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट विद फीमेल गैमिट, मेल गैमिट का फीमेल गैमिट से फ्यूजन हो जाए, यही फर्टिलाइजेशन है। अब अगर आप लोगों को थोड़ा सा स्ट्रक्चर याद होगा ओवम का, मैं थोड़ा बताता हूँ। देखिए, ओवम बिल्कुल सिंपल, ये अंदर का इसका न्यूक्लियर वाला पार्ट है ओवम का। इसके बाहर थोड़ी सी जगह होती है और यहाँ से
लगभग ये समझ लो, ये कवरिंग होती है। ये जो कवरिंग है, इस कवरिंग को कहते हैं ज़ोना पेलुसिडा, ZONAPELLUCIDA, ज़ोना पेलुसिडा। ये एक लेयर है। तो स्पर्म्स जब यहाँ पहुँचते हैं, मान लो ये स्पर्म है, स्पर्म का हेड है, ये इसकी टेल है। स्पर्म जहाँ यहाँ पहुँचा, स्पर्म का जो एक्रोसोम है आगे वाला, इससे टच करते ही, ज़ोना पेलुसिडा की वाल को टच करते ही इसमें ऐसे चेंजेस होते हैं कि दूसरा कोई भी स्पर्म यहाँ आए वो अंदर नहीं घुस पाएगा। एक स्पर्म जहाँ अंदर चला गया, इसका हेड ही जाता है। एक्रोसोम की में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो ज़ोना पेलुसिडा की दीवार को, मेम्ब्रेन को गला देते हैं और यहाँ से इसका हेड अंदर इंटर कर जाता है। जैसे ही इसका हेड अंदर इंटर किया, बस इसका न्यूक्लियर पार्ट और ये न्यूक्लियर पार्ट, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। बाकी इसका टेल जो है सब बाहर रह जाता है। दूसरा कोई भी स्पर्म फिर अंदर नहीं घुस पाता है। ये वाल काफ़ी हार्ड हो जाती है, अचानक उसमें चेंजेज हो जाते हैं। अब देखिए, फर्टिलाइजेशन के बाद अगली स्टेप आती है, क्या बनता है? जब मेल फीमेल गैमेट मिलते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट बनता है। अब यहाँ देखिए, मेल गैमेट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं, n, यहाँ भी n, कहीं कहीं x भी लिखते हैं। यहाँ आके 2n हो जाएंगे। जाइगोट बना तो 2n, मतलब यहाँ 23 क्रोमोसोम्स, यहाँ 23 क्रोमोसोम्स, अब यहाँ आके 46 क्रोमोसोम्स हो गए। जाइगोट बना। अब इससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा या संतान बनेगी, नए बच्चे का फॉर्मेशन होगा इस जाइगोट से। ये डिप्लॉयड है, ये दोनों हैप्लॉयड है। ठीक है। अब देखिए, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे होता है पहले बता दूं। मेल गैमेट्स में थोड़ा सा क्रोमोसोम्स का आपको बता दूं। मेल जो गैमेट्स होते हैं, 2 गैमेट्स बनते हैं। पुरुषों में जो 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो 44 क्रोमोसोम्स तो ऑटोसोम्स कहलाते हैं। जो 2 बचते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं। तो सेक्स क्रोमोसोम कौन कौन से होते हैं? X और Y, X और Y। जबकि फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं XX। तो हम कह सकते हैं कि पुरुष हेट्रोगैमेटिक होते हैं, महिलाएं होमोगैमेटिक होती हैं। महिलाओं में जितने भी ओवम बनेंगे, जितने भी गैमेट्स बनेंगे, वो 22 के बाद जो 23वां होगा वो X ही होगा। तो सब X वाले बनते हैं, वो होमोगैमेटिक। महिलाएं होमोगैमेटिक कहलाती हैं। उनके सारे गैमेट एक ही तरह के होते हैं, उनमें क्रोमोसोम सब एक ही तरह के होते हैं। लेकिन पुरुषों में बनेंगे, अगर 2 गैमेट्स बनते हैं तो एक में X वाला रहेगा, एक में Y वाला रहेगा, तो इनको हेट्रोगैमेटिक कहते हैं। अब देखिए, अगर ये X वाला क्रोमोसोम इस क्रोमोसोम से मिलता है तो जो नई संतान बनेगी उसमें XX होंगे। अगर ये Y वाला क्रोमोसोम इस क्रोमोसोम से मिलता है तो XY बनेंगे। अगर ये वाला इससे मिलता है तो XX बनेंगे, और ये वाला इससे मिलता है तो XY बनेंगे। मतलब बच्चा जिस भ्रूण का विकास हो रहा है, उस बच्चे का सेक्स कैसा होगा, ये किस पर डिपेंड करता है? फादर पर। क्योंकि फादर में XY पाए जा रहे हैं। जिसमें Y जाएगा वो सन होगा, मेल बॉय होगा, सन। और जिसमें दोनों ही XX रहेंगे वो डॉटर, ये भी डॉटर। कभी आगे मैं इसको विस्तार से बताऊंगा, अभी आप लोग 60 मिनट समझ लीजिए
कि अब बच्चे के सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कौन जिम्मेदार है? फादर जिम्मेदार है, मेल पार्टनर जिम्मेदार है, क्योंकि यहाँ तो दोनों एक सेक्स हैं, यही एक्स वाई, जिसमें वाई जाएगा वो बच्चा मेल होगा। तो अब इसके बाद देखिए, अब जब जाइगोट बन गया, यहाँ पर जब जाइगोट बन गया, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बन गया, इसका न्यूक्लियस है। अब यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन शुरू हो जाता है। पहले क्या है? 2 सेल बनती हैं, फिर उसके बाद 4 सेल बनती हैं, 2 सेल्ड, 4 सेल्ड, फिर 8 सेल्ड स्टेज, ऐसे ऐसे ऐसे। फिर से बना दूँ इसको थोड़ा सा, देखिए। हाँ, एक डिवीज़न तो ऐसे हुआ, 2 बन गए, दूसरा डिवीज़न ऐसे हुआ, 4 बन गए, तीसरा ऐसे हुआ तो 4 ऊपर 4 नीचे बन गए, ठीक है ना, इधर भी उधर भी डाउन साइड में, तो 8 सेल्ड, फिर 16 सेल्ड स्टेज, 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसमें कर लो, ऐसे कर लो, 16 सेल्ड स्टेज, 2 सेल्ड, 4 सेल्ड, 8 सेल्ड, 16 सेल्ड। ये जो 16 सेल जब उस जाइगोट के अंदर बन जाती हैं तो इसको क्या कहा जाता है? ब्लास्टुला कहा जाता है, बल्कि मारुला का, नो सॉरी, इसको मारुला कहा जाता है, मारुला स्टेज। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये जो मारुला, इसकी जो सेल्स हैं थोड़ा सा रीअरेंज हो जाती हैं। रीअरेंज कैसे होती हैं? किनारे किनारे की एक पूरी सेल की एक कवरिंग बन जाती है, ऐसे ऐसे किनारे किनारे पूरे सेल की कवरिंग बन जाती है, और बीच में एक सेल मास बन जाता है। मैं यहाँ पर दिखा दूँ, ऐसे एक, यहाँ पर कुछ सेल्स जो हैं यहाँ पर इकट्ठी होके एक सेल मास बना लेती हैं। ये देखिए, ये सेल मास बन गया। अब इसको कहेंगे ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट, इसको कहेंगे इनर सेल मास। अब ये स्टेज क्या हो गई? ब्लास्टुला स्टेज हो गई। मारुला स्टेज 16 सेल तक, ये ब्लास्टुला स्टेज, बीच में एक ब्लास्टोसील बन जाती है, एक कैविटी रह जाती है। अब ये चीज़ अंडा जब फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद इसका इम्प्लांटेशन होता है। देखा ना, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन कैसे होता है? देखो, ये जो यूटेरस की वाल है, यूटेरिन वाल, अंडा ऐसे आया, ऐसे ऐसे आ रहा है। अब इसमें फर्टिलाइजेशन हो गया। यहाँ जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे यहाँ आते आते ये जो दीवार है, यूटेरस की जो दीवार है, यूटेरस की दीवार से जो अंदर की एंडोमेट्रियम है, ये इसमें ब्लड कैपिलरीज की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। यहाँ की सेल्स बिल्कुल कुशन की तरह बन जाती हैं ताकि उस फर्टिलाइज एग को एक्सेप्ट कर सके। वो एग फिर यहाँ आके कहीं भी, यहाँ चाहे यहाँ कहीं भी कर लीजिए, ऐसे आके वो एग, ये स्टेज वाला यहाँ आके इससे चिपक जाता है। अब उसी समय क्या होता है? उसी समय यूटेरिन वाल से और एक से, जैसे फिम्बरी, उंगली की तरह विली बन जाती हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ बता दूँ, देखिए, ये अगर पहले इसको बता दूँ, देखो, इसमें से ऐसे 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 फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, और अगर ये एक यहाँ आ गया,
जुड़ा हुआ है, तो एक से भी ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे। ये इनको कहते हैं क्रोनिक विली। क्या कहते हैं? क्रोनिक विली। ये बन जाती है, मतलब दोनों तरफ से ऐसे स्ट्रक्चर निकलते हैं, उंगलियों के फिंगर लाइक बिल्कुल बारीक बारीक, वो आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इनके अंदर का इसमें नहीं आएगा, लेकिन आपस में इनको क्रोनिक विली कहते हैं। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। और इसी को कहते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा देखो, क्रोनिक विली यहाँ से बने, ये यूटेरिन वाल में से भी निकली, यहाँ तक बन गई। अब ये जो जगह बन गई ये प्लेसेंटा कहलाती है। अब प्लेसेंटा बनने से क्या फ़ायदा होता है ये थोड़ा आप लोग देख लो। जो टिश्यूज हैं, मदर के यूटेरिन वाल के टिश्यूज और क्रोनिक विली की ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये इंटीग्रेट हो जाती हैं, इंटीग्रेटेड हो जाती हैं, एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। ऐसे मदर के ब्लड में से ऑक्सीजन और जो भी न्यूट्रिशन का पदार्थ है, न्यूट्रिटिव मटेरियल है, वो फिल्टर होके इस ओवम के अंदर आएगा, एम्ब्रियो के अंदर आएगा। उसको ऑक्सीजन भी चाहिए, वो बढ़ रहा है, उसको न्यूट्रिशन भी चाहिए। और यहाँ से जो एक्सक्रीटरी पदार्थ हैं, जैसे CO2 हो गई, दूसरे यूरिया वगैरह एक्सक्रीटरी पदार्थ जो भी है, उनको बाहर निकलना है, वो फिर डिफ्यूज होके फिर यहाँ आ जाएंगे मदर की यूटेरिन में, और फिर वहाँ से ब्लड वेसल से बाहर निकल जाएंगे। डायरेक्ट मदर का ब्लड एम्ब्रियो में, फोएटस में नहीं जाता है, सिर्फ आवश्यक चीज़ें ही जाती हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर, अब धीरे धीरे इस एग के अंदर, अंडे के अंदर कुछ स्पेशल टाइप के चेंजेस शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इम्प्लांटेशन हो गया। इम्प्लांटेशन के बाद जो चेंजेस होते हैं वो क्या क्या होते हैं, अब मैं आपको बता रहा हूँ, वो बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। तो जो प्लेसेंटा है, वो प्लेसेंटा मतलब फूड और मिनरल्स और जो भी जो न्यूट्रिशन है और इसको तो सप्लाई करता ही है। ये प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है। या इसको मिटा दूं मैं, प्लेसेंटा जो है एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है, बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट करता है। प्लेसेंटा एक्ट्स एज एंडोक्राइन सिस्टम। अब इससे बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, मैं कुछ हार्मोन का नाम लिख देता हूं। ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन, ये हार्मोन है HCG, इसको शार्ट में कहते हैं। दूसरा हार्मोन ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन HPL, ये दूसरा हार्मोन निकलता है। तीसरा हार्मोन एस्ट्रोजेंस हार्मोन है, और प्रोजेस्टोजेंस हैं। प्रोजेस्टोजेंस ये हार्मोन्स हैं। रिलैक्सिन हार्मोन है। ये सारे हार्मोन, रिलैक्सिन तो ये ओवरी से रिलीज होता है, ओवरी से रिलीज होता है, लेकिन जो ऊपर के तीनों हार्मोन हैं, ये तीनों हार्मोन प्लेसेंटा से रिलीज होते हैं। प्लेसेंटा एज एन एंडोक्राइन
सिस्टम काम करता है। दूसरे कुछ और भी हार्मोन रिलीज होते हैं, जैसे कॉर्टिसोल है, इन सब का बड़ा इंपॉर्टेंस है, बड़ा महत्व है। प्रोलैक्टिन है, कॉर्टिसोल है, प्रोलैक्टिन है, थायरॉक्सिन भी निकलता है। आप लोग हाई स्कूल में भी कुछ इन सबों के बारे में सुने होंगे, पढ़े होंगे। और ये सारे हार्मोन जितने भी निकलते हैं, ये फेटल ग्रोथ के लिए, फेटल का एम्ब्रियो का प्रॉपर ग्रोथ हो, प्रॉपर उसका डेवलपमेंट हो, उसका विकास हो, इसके लिए ये हार्मोन बहुत ज़रूरी हैं, बहुत कंपलसरी हैं। ठीक है। और मैं अब थोड़ा सा ये बता दूं, अच्छा चलो अब थोड़ा सा डेवलपमेंट के बारे में बताता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है, कितने दिन के बाद एम्ब्रियो के कौन कौन से ऑर्गन बनने शुरू होते हैं, वो थोड़ा सा बता देता हूँ यार। अभी तो आप फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन का पढ़ लिए, अब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। देखिए, सबसे पहले तो एम्ब्रियो के चारों तरफ एक डर्मल लेयर बन जाती है। दो लेयर पहले बनती हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। बाहरी परत, अंदरूनी परत, दो लेयर बनती हैं, दो परतें बनती हैं। इसके बाद मेसोडर्म की परत बनती है। मेसोडर्म की परत क्या बनती है बाद में, मेसोडर्म। हम लोगों का जो शरीर है 3 डर्म लेयर का बना हुआ है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म पहले, एंडोडर्म उसके बाद, मेसोडर्म सबसे लास्ट में बनती है। अब इस अवस्था में आके एम्ब्रियो के अंदर या उसके यूटेरस में, यहाँ एम्ब्रियो होता है, बहुत सारी स्टेम सेल भी होती हैं। स्टेम सेल आप लोग नाम शायद सुने हो, स्टेम सेल। ये ऐसी सेल्स हैं जिनसे बॉडी का कोई भी ऑर्गन डेवलप किया जा सकता है। स्टेम सेल्स से कोई भी अंग बनाया जा सकता है। कभी आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा स्टेम सेल के बारे में। अब देखिए फर्स्ट मंथ में क्या होता है, थोड़ा सा इसको मिटा दूं। पहले महीने में फर्स्ट आफ्टर फर्स्ट मंथ सबसे पहले तो हार्ट का फॉर्मेशन होता है। हार्ट इज फाउंड। 1 महीने का पूरा होते होते बच्चे का हृदय बन जाता है। स्टेथोस्कोप अगर लगाएं मदर के उस पर तो हल्की आवाज़ भी आती है उसके हार्ट की। सेकेंड मंथ जब लास्ट आफ्टर सेकेंड मंथ, इसमें क्या होता है, बच्चे के लिम्ब्स और उसकी डिजिट्स, उंगलियां, लिम्ब्स एंड डिजिट्स ये बनने शुरू हो जाती हैं। 12 वीक के बाद, 12 वीक ये पूरा होते होते मेजर ऑर्गन बच्चे के बन जाते हैं। मेजर ऑर्गन्स आर फाउंड, मेजर ऑर्गन्स बन जाते हैं। इसको कहते हैं, जो ये 3 महीने का हो गया, इसको कहते हैं फर्स्ट ट्रिमेस्टर, पहली तिमाही कह सकते हैं। कुल 9 महीने का पीरियड होता है प्रेगनेंसी का, तो फर्स्ट ट्रिमेस्टर, पहली तिमाही में यहाँ तक आते आते बच्चों के मेजर ऑर्गन बन जाते हैं। फिर उसके बाद 5th मंथ में, आफ्टर 5th मंथ
5वां महीना पूरे होते होते क्या बनता है, बच्चे के सिर पर बाल उगने लग जाते हैं। हेयर्स, ग्रोथ ऑफ हेयर्स ऑन द हेड, बच्चे के सिर पर बाल उग जाते हैं। और 5वें महीने के बाद 24 वीक्स इसमें क्या होता है, मतलब 3 महीना 6 महीना जब पूरा हो जाता है तो क्या होता है, इसको सेकेंड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर, दूसरा तिमाही, ठीक है ना। दूसरे तिमाही के पूरा होते होते क्या होता है, पूरी बॉडी पर हेयर, बिल्कुल फाइन हेयर, हेयर्स ऑन बॉडी सरफेस पर खूब सारे बाल बन जाते हैं। आई लिड्स सेपरेट होने लग जाती हैं, आई लिड्स सेपरेट होने लग जाती हैं ये, और आई लैशेज का भी फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। उसके बाद 9th मंथ, आफ्टर 9th मंथ में होते होते बच्चे के शरीर का कंप्लीट फॉर्मेशन, मैच्योरेशन जिसको बोलते हैं, जो फोर्टस है उसका कंप्लीट मैच्योरेशन हो जाता है। मैच्योरेशन, कंप्लीट बच्चा तैयार होता है। मैच्योरेशन, बच्चा मैच्योर होता है एंड रेडी फॉर डिलीवरी। अब डिलीवरी के लिए बच्चा तैयार हो जाता है। अब डिलीवरी में क्या होता है, उसको कहते, अब इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ, इसको कहते हैं पार्चुरेशन या पार्टूरेशन। इसका मतलब होता है बर्थ ऑफ बेबी, बच्चे का जन्म। बर्थ तो मान लीजिए उसमें कहते हैं, क्या बोलते हैं, इंग्लिश का शब्द है, डिलीवरी इंग्लिश का शब्द है, इसको पार्चुरेशन कहा जाता है। अब पार्चुरेशन में भी कई सारे इसमें हार्मोन हैं। यूटेरस की जो दीवार होती है, जो यूटेरस की वाल है, वहाँ धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है, वो सिकुड़ती हैं तो बच्चा धीरे धीरे प्रेस होके नीचे को आता है। जहाँ से बच्चे को निकलना है, धीरे धीरे बच्चा उस रास्ते पर आता है। और जैसे जैसे वहाँ कॉन्ट्रिक्शन या कह सकते हैं कि जहाँ वो दीवार कंस्ट्रिक्ट करती हैं, सिकुड़नी शुरू आती हैं, फैलना सिकुड़ना, फैलती नहीं, सिकुड़ती हैं, कंस्ट्रिक्ट करती हैं, ये भी हार्मोन्स के अंडर में होता है, हार्मोनल सिक्रेशन के अंडर में होता है। हाँ देखो, और ये जो है न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, मैं यहाँ लिख दूँ, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। मतलब न्यूरो, ब्रेन का भी पार्टिसिपेशन और एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन का भी पार्टिसिपेशन। कौन सा हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये हार्मोन कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको, यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट, और जो बच्चे से यहाँ के नाल निकली गई होती है उसको कहते हैं अम्बिलिकल कार्ड। धीरे धीरे जो प्लेसेंटा है अब वो लूज होता जाता है, जहाँ जुड़ा हुआ लूज होता जाता है, धीरे धीरे वहाँ से लूज हो जाएगा। अम्बिलिकल कार्ड जो बच्चे के नाभि से जुड़ी हुई है, अब धीरे धीरे बच्चा नीचे खिसकता जाएगा और जहाँ रास्ता है वहाँ तक बच्चा आ जाएगा। इसके साथ साथ देखिए फिर बाद में डिलीवरी हो जाती है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही है मेन। कभी कभी तो अगर ये नहीं हो तो बच्चे की डेथ भी हो सकती है। डिलीवरी कैसे नहीं हो पाएगी जब तक उसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, जब तक यूटेरस की दीवार कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी, जब तक बच्चे को पुश नहीं करेगी बाहर की तरफ। तो ये इस हार्मोन की वजह से हो। ये हार्मोन अगर नहीं बने
तो दिक्कत हो जाए। अब देखिए एक लैक्टेशन वाला भी है, पार्टिशन लैक्टेशन। लैक्टेशन में क्या होता है, डिलीवरी से पहले ही फीमेल्स में जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो मेमोरी ग्लैंड्स धीरे धीरे एक्टिव होने लगती हैं। बहुत सारे हार्मोन हैं उसमें भी, ये जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है। वो मेमोरी ग्लैंड्स में धीरे धीरे दुग्ध ग्रंथियाँ जिसको बोलते हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, उसमें मिल्क बनना शुरू हो जाता है। बच्चे के पैदा होने के बाद सबसे पहले माँ का दूध ही बच्चे को पिलाया जाता है और वो बहुत ही फायदेमंद होता है। वो जो शुरुआत की जो दूध बच्चे को पिलाया जाता है उससे बच्चे के अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज बनाने की या बनने की क्षमता पैदा होती है, जिसको इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं, नेचुरल इम्यूनिटी सिस्टम जो बाय बर्थ मिलता है। तो वो जो मिल्क होता है बच्चे को बहुत ताकत प्रदान करता है और बच्चे की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, उसके अंदर एंटीबॉडीज बनने की क्षमता पैदा होने लग जाती हैं। और वो जो शुरू में जो बताया जाता है कि ये मिल्क जो पिलाया जाता है शुरू में, उसको जो है कोलोस्ट्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम मतलब होता है स्टार्टिंग लैक्टेशन। जो स्टार्टिंग 8-10 दिन का जो दूध, स्टार्टिंग मिल्क फॉर न्यू बॉर्न बेबी, उसको कहा जाता है कोलोस्ट्रम। मैंने बताया ना कि बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज बनाने में सहायक होती हैं। अब देखिए लगभग एक चैप्टर यहाँ ख़त्म हो रहा है। इस चैप्टर में मैंने 3 वीडियो आपको दिए, 2 पहले भेज चुका हूँ, 1 वीडियो ए। कंप्लीट चैप्टर जो है इन तीनों वीडियो मिला के डिस्कस किया गया है। आप वीडियो को बड़े ध्यान से पढ़िए, बुक्स का भी कंसल्टेशन करिए, पूरा चैप्टर आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? फिर भी कहीं प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, डाल सकते हैं अपना कमेंट। फ़ोन करके भी, जो अपने स्टूडेंट्स हैं फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं जो अपने कांटेक्ट में है। ठीक है, इस वीडियो में और इस चैप्टर में आज इतना ही। थैंक यू एवरीबॉडी।